नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अपशकुनी बहू। माँ, मेरे तो भाग ही फूट गए। निकिता फोन पर रो रही थी। माँ, मेरी सास मुझे ससुराल से निकाल रही हैं। माँ आकर ले जाओ, अभी के अभी। बबीता जी हक्का बक्का रह गई। अरे पगली, ये क्या बोल रही है? अभी तो तेरी विदाई को 1 घंटा भी नहीं हुआ। इतना दान दहेज, गाड़ी, फर्नीचर, लाखों का सामान दिया और तेरी सास तुझे निकाल रही है। ये कैसे हो सकता है? मुंह मांगा तो दहेज दिया था। तेरी सास खुश होने के बजाय तुझे घर से निकाल रही हैं। निकिता सुबकते हुए बोली, माँ, मैं क्या करूँ? मेरी किस्मत ही फूटी है। शायद मैं भी मनहूस ही निकली। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मेरे ससुराल में हंगामा मचा हुआ है माँ। इधर बबीता जी के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। पूरी कहानी को जानने के लिए अंत तक जरूर सुने। अरे बेटा, कैसी पत्नी है तुम्हारी, जैसे तुम्हारी ही जान की दुश्मन हो। मैंने पहले ही कहा था, बहू के कदम हमारे घर के लिए अशुभ है। इसे अभी निकालो घर से बाहर। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। बबीता जी ने अपने बेटे से कहा। बस माँ बस। राघव गुस्से में पट पड़ा। कितनी देर से आपकी बेतुकी बातें सुनता जा रहा हूँ। बहू है वो, कोई खिलौना नहीं, मेरी पत्नी है। बबीता जी आंखें तरेरते हुए बोली, बेटा समझ क्यों नहीं रहा? ऐसी सैकड़ों लड़कियां मिल जाएंगी। मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी, संस्कारी और खानदानी लड़की से करवा दूंगी। खुद ही देख लो, 4 महीने में 4 कांड हुए हैं। जब से यह लड़की आई है, घर में चैन नहीं। मैं इसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे बाहर निकाले, तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरे घर में मनहूसियत फैली हुई है। खाली हाथ चली आई है, न जात का पता, न बिरादरी का। बबीता जी रोते चीखते शिवानी को घूर रही थी। शिवानी एक कोने में खड़ी लगातार आंसू बहा रही थी। बिस्तर पर पड़े राघव से रहा नहीं गया। माँ प्लीज, अपनी बेहुदा बातें बंद करो। पहले ही एक्सीडेंट की वजह से परेशान हूँ। एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, देखभाल की जरूरत है। ऊपर से तुम्हारी यह जहर उगलती बातें मुझे और परेशान कर रही हैं। बबीता जी भड़क उठी। तुम्हें मेरी बातों से समस्या है, लेकिन ये जादूगरनी क्या कर रही है, इसका तुम्हें अंदाजा है? लड़कियों की कमी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन तुम न जाने किस अनजान खानदान की लड़की को उठा लाए। कहा था ना, मत कर शादी, मत कर शादी। पर मेरी कौन सुनता है? राघव भी आग बबूला उठा। ठीक है माँ, मैं भुगत रहा हूँ। मैंने अपनी किस्मत खुद ही फोड़ लिया। लेकिन आपको क्यों जलन हो रही है? अब आप अपने कमरे में जाइए। बबीता जी तमतमाते हुए कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही राघव ने शिवानी को देखा। वह रोते रोते टूटी जा रही थी। राघव ने उसे पास बुलाकर कहा, शिवानी, माँ की बातों को दिल पर मत लो। वह अंधविश्वास में फंसी रहती हैं। एक पैर फ्रैक्चर हुआ है, छोटा सा एक्सीडेंट है, ठीक हो जाएगा। शिवानी टूटी आवाज में बोली, नहीं राघव, शायद माँ जी सही कह रही हैं। मेरी वजह से ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। किस्मत ही खराब है मेरी। बहुत मनहूस हूँ। राघव ने झुंझलाकर कहा। बकवास मत करो शिवानी, बड़ी मुश्किल से माँ को शांत किया है और तुम भी शुरू हो गई। शिवानी रोते हुए बोली, मेरी जिंदगी में हमेशा यही हुआ है राघव। जहाँ भी गई ताने ही मिले। सबने मनहूस कहा। राघव ने उसका चेहरा उठाकर कहा, शिवानी, तुम्हारी पुरानी जिंदगी जैसे भी रही हो, वह अब खत्म हो चुकी है। अब तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू हो, और मेरी नज़र में तुम बहुत किस्मत वाली हो। असल में शिवानी एक अनाथ थी। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई। चाचा चाची ने कुछ दिन पाला, फिर बोझ समझकर उसे अनाथालय में भेज दिया और उसके पापा की सारी जमीन जायदाद हड़प कर बेचकर दूसरे शहर चले गए। तब से वह अनाथालय में ही पली बढ़ी, पूरी उम्र वहीं बिताई। बड़ी होकर उसकी मुलाकात राघव से हुई और प्यार शादी में बदल गया। राघव उसके सादगी और भोलेपन पर मर मिटा था और घर आकर शादी के लिए जोर जबरदस्ती करने लगा। लेकिन जैसे ही बबीता जी को यह बात पता चली कि शिवानी
अनाथ है, वे आग बबूला हो गई। जाने किस खून खानदान की है, क्या चरित्र होंगे इसके बाप की, कैसे माँ बाप ने जना होगा। उन्हें यही बात चुभ गई थी, पर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। राघव की शादी जबरन शिवानी से कराना पड़ा, क्योंकि वह राघव को खोना नहीं चाहती थी। शादी को 1 हफ्ते ही बीते थे कि बबीता जी बीमारी के शिकार हो गए। वजह शादी के भागदौड़ भी वह बहुत थक गई थी, लेकिन पूरा दोष शिवानी पर मढ़ दिया गया। मनहूस कहीं की, अरे तेरी मनहूस कदम पड़ी और मैं तो सीधा बिस्तर पर पड़ गई। यही चाहती है ना मुझे मिटाकर इस घर की महारानी बनना। पैसे की चमक क्या देखी, तेरी नीयत ही फिसल गई ना। तेरे मायके का ठिकाना है ना, तेरे खानदान की कोई पहचान, और यहाँ आकर तू राज करेगी। पहले अपनी औकात तो देख ले। बेचारी शिवानी को सब चुपचाप सुनना पड़ता था। घर में चल रहे दुख कम थे कि एक नया आफत और आ गिरा। छोटे बेटे का परीक्षा परिणाम आया और वह फेल हो गया। पूरे घर में मानो भूचाल आ गया। बबीता जी माथा पकड़कर चिल्लाई, हाय दैया, मेरा बेटा एमबीए की परीक्षा में फेल हो गया। ये सब इस मनहूस के कदमों की ही करामात है। मेरा बेटा तो पढ़ाई में होनहार है, बहू के घर आते ही सब कुछ हो रहा है। अब राघव से बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्से से बोला, माँ आप हर बात को घुमा फिरा कर शिवानी के सिर पर क्यों डाल देती हैं, जब सुनील का ध्यान पढ़ाई पर नहीं इधर उधर की ताक झांक पर हो, दोस्तों के साथ आवारागर्दी ज्यादा और किताबें में कम हो, तो कैसे पास होगा। बबीता जी झल्ला कर बोली, तू चुप कर, तू भी अपनी पत्नी का ही पक्ष ले रहा है। राघव शांत लेकिन कड़े स्वर में बोला, माँ बड़ी परीक्षाएं मेहनत, अनुशासन और समर्पण से पास की जाती है। इसमें शिवानी की जरा सी भी गलती नहीं है। अपने सुनील को बोलो दोस्तों के साथ आवारागर्दी न करके पढ़ाई पर पूरा फोकस दे। आपने उसे सर पर बहुत चढ़ा रखा है। कहते हुए राघव अपने कमरे में चला गया। अब घर में रोज कुछ न कुछ लेकर कलह मचा रहता। कोई भी दिन शांति से ना बीतता। पर इसी बीच बबीता जी की छोटी बेटी निकिता के लिए रिश्ता आया। बबीता जी बड़ी खुश थी। शिवानी ने अपनी ओर से हर तैयारी को सलीके और समर्पण के साथ निभाया। घर की सजावट से लेकर मेहमान नवाजी तक सब कुछ बेहतरीन किया। लेकिन जैसे ही लड़के वालों ने निकिता को देखा, उनका मिजाज पल भर में बदल गया। उन्होंने नाक व सिकोड़ते हुए कहा, आपकी बेटी तो थोड़ी मोटी और भद्दी लगती है। हमें तो आपकी बहू शिवानी जैसी छरहरी, दुबली पतली और आकर्षक लड़की चाहिए। हमें आपकी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। मेहमानों के जाते ही बबीता जी के चेहरे का रंग तमतमा गया, आंखों में गुस्सा उबल पड़ा और वे शिवानी पर बरस पड़े, जैसे सारी नाकामियों की जड़ वही हो। वे चिल्लाई, सब तेरी ही अपशकुनी मौजूदगी का असर है। जिस घर में तू कदम रखती है ना, वहाँ रिश्ते भी नहीं बनते। शिवानी ने सिर झुकाकर सब सुना, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। राघव पास खड़ा सब देख रहा था और आखिर उसका सब्र टूट गया। राघव कड़क स्वर में बोला, माँ हर बात की जड़ में शिवानी को क्यों गाड़ देती हैं आप। लड़के वालों को निकिता पसंद नहीं आई, उसमें शिवानी की क्या गलती। देखो माँ, आपकी लाडली बेटी घर का एक तिनका तक नहीं लाती, दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है और जंक फूड चटकारे लेकर खाती रहती है। उसे बैठे बैठे चॉकलेट मिल्क शेक, पिज्जा बर्गर चाहिए। भाभी को तो उसने मानो घर की नौकरानी ही बना दिया है। तो फिर उसका मोटा होना कोई आश्चर्य है क्या। पहले उसे घर के कामों में हाथ बटाना सिखाइए, थोड़ी कसरत व्यायाम कराइए, तभी तो फर्क पड़ेगा। यह सुनते ही बबीता जी का चेहरा क्रोध से तपने लगा। वे झल्लाकर बोली, तुझे मेरी बेटी का आराम सुकून हजम नहीं होता है क्या। कैसा भाई है तू जो अपनी ही बहन को मोटी कहकर अपमानित कर रहा है। खबरदार अगर मेरी बेटी पर उंगली भी उठाई तो। निकिता ने बीच में धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, माँ भैया गलत नहीं कह रहे हैं। आपने ही मुझे
सिर चढ़ा दिया है, बिगाड़ दिया है। इसमें भाभी की क्या गलती? मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है। बबीता जी तमतमाते हुए चिल्लाए, तो चुप रहे, ज्यादा बुद्धि मत झाड़, चल अपने कमरे में जा। निकिता की आंखें भर आई। वह गम से कांपती हुई अपने कमरे की ओर चली गई। उसे भीतर ही भीतर यह बात खाई जा रही थी कि वह मोटी है, इसीलिए उसका रिश्ता टूट गया। कहीं बात नहीं बनती। बबीता जी धारते हुए बोली, शिवानी, तो क्या जाने, लोग तुलना करते हैं तुझसे मेरी बेटी का। यह घर की बहू नहीं, तू मुसीबतों का पिटारा है। जहाँ जाती है ना, चीजें बिगाड़ कर आती है। शिवानी की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। धीरे से बोली, माँ जी, मैंने तो पूरा मन लगाकर तैयारी की थी। अगर किसी को आपकी बेटी पसंद नहीं आई तो उसके लिए आप मुझे क्यों कटघरे में खड़ा कर रही हैं? ये सुनकर बबीता जी और भड़क उठी। ओहो, जबान भी चलने लगी है अब तेरी। तेरी वजह से ही मेरा घर कला का अड्डा बन गया है। न मेरे छोटे बेटे की नौकरी लगी, न ही बेटी का रिश्ता पक्का हुआ। तू तो जैसे बदन नसीबी लेकर आई है। राघव ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। बस माँ, बस। आज के बाद मेरी पत्नी पर उंगली उठाई ना तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। घर का माहौल तपा हुआ था। बबीता जी तिल मिलाती हुई अपने कमरे में चली गई और शिवानी के मन में पहली बार यह सवाल उठा, मैं कितने दिनों तक इस घर में अकेली ही हर तूफान झेलती रहूंगी? धीरे धीरे बबीता जी के मन में यह धारणा बैठ गई कि शिवानी अशुभ है, अपशकुनी है। जब भी घर में कुछ होता है, दोष शिवानी का होता है। आखिरकार रोज रोज की कला किचकिच के बाद राघव शिवानी को लेकर किराए के घर चला गया। लेकिन बबीता जी फिर भी शिवानी को कोसती रही। इस मनहूस ने मेरा घर तुड़वा दिया। शिवानी को मनहूस के साथ साथ घर तोड़ने का नाम भी दे दिया। मेरा बड़ा बेटा मुझसे छीन लिया। बबीता जी के पति दिनेश जी उन्हें समझाते, पर वह किसी की भी न सुनती। आखिरकार काफी जद्दोजहद, भाग दौड़ और अनगिनत उतार चढ़ाव के बाद बबीता जी की लाडली निकिता का एक रिश्ता एक प्रतिष्ठित और रईस परिवार में पक्का हो गया। शादी की बात तय होते ही जैसे दोनों माँ बेटी की खुशी का ठिकाना ही न रहा। निकिता अब अपनी आने वाली शादी के रंगीन सपनों में खोने लगी थी। निकिता की शादी की तैयारियां अब पूरे शबाब पर थी। घर सज रहा था, रिश्तेदार आने लगे थे, ढोल ताशों की आवाज गूंजने लगी थी। लेकिन इस रौनक के बीच बबीता जी का मन बेचैन था। उन्हें केवल एक ही चिंता खाई जा रही थी। वह शिवानी को नहीं बुलाना चाहती थी। बेटे को बुलाने में बड़ी खुश थी, पर बहू का नाम आते ही उनका चेहरा यूं बिगड़ जाता था जैसे किसी ने नींबू निचोड़ दिया हो। दिनेश जी यह सब देखकर थक चुके थे। कई बार समझाया, कई बार डांटा, पर बबीता जी अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही न थी। आखिरकार शादी से 2 दिन पहले दिनेश जी ने कहा, देखो बबीता, यह शादी का घर है। मैं किसी तरह का तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहू बेटे दोनों को मैंने खुद उनके घर जाकर बुलाया है। 10 दिन रहेंगे और इन 10 दिनों में तुम्हारी जुबान पर ताला लगा रहना चाहिए, समझी? बबीता जी ने झुंझलाकर दुपट्टा कंधे पर फेंका और बोली, ठीक है जी, आप ही अब शकुनी को दुलार कीजिए, लेकिन अपनी उस अनाथ बहू को बोल देना मेरी बेटी से ही दूर रहे। उसका साया भी निकिता पर न पड़े, समझी? जब उसके अशुभ कदम इस घर से निकले, तभी इस घर में खुशियों की रौनक आई है। ठीक है माँ जी, मैं बिल्कुल दूर ही रहूंगी। दरवाजे की चौखट पर राघव और शिवानी दोनों खड़े थे। दिनेश जी ने तुरंत दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। अरे बहू, आ गई तुम? शिवानी ने हल्के झुकाव के साथ आदर दिखाया। जी पापा जी, और माँ जी की सारी बातें भी सुन ली। आप निश्चिंत रहिए पापा जी, मैं यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आई हूँ। माँ जी चाहती हैं कि मैं दूर रहूँ तो मैं बिल्कुल दूर रहूंगी। मैं निकिता के कमरे में भी नहीं जाऊंगी। राघव ने माँ की तरफ देखा, पर माँ ने नजरें चुरा ली।
शिवानी आगे बोली, यहाँ तक कि मैं किसी भी घरेलू काम में कोई हाथ नहीं बटाऊंगी, ना रसोई, ना सफाई, ना सजावट, कुछ नहीं। बस घर की इज्जत के लिए मेहमानों के सामने बैठकर थोड़ी बहुत औपचारिक बातें कर लूंगी। बाकी निकिता की शादी आप सब अपनी मर्जी से कीजिए, शायद यही बेहतर है। मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। बबीता जी पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। अब शिवानी ने भी ठान लिया, अगर मुझे पराई समझा जा रहा है तो मैं भी अपने हिस्से की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी। अगले दिन शादी की रस्में जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, पंडित जी कभी पूजा की थाली मांगते तो कभी हवन का सामान, तो अगले ही पल भोग के लिए मिठाई की आवाज लगाते। बबीता जी के पैरों में तो जैसे चक्की फिक्स हो गई हो, कभी इधर भागती कभी उधर दौड़ती। चेहरे से पसीना टपक रहा था और सांसें फूल चुकी थी। थकान ने उन्हें चूर-चूर कर दिया था। फिर भी शिवानी को आवाज न लगाती। उधर शिवानी मानो मेहमान हो, न हिलना न उठना, न कोई सहायता। वह बस तमाशा बीन बनी बैठी थी। उसकी ताई जी बोली, अरे बबीता, ये क्या, तुम्हारी बहू तो हाथ तक नहीं हिला रही है। सारी दौड़ धूप तुम अकेले कर रही हो। अब बबीता जी की आंखें शर्म और गुस्से से लाल होने लगी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही बस थोड़ी थक गई होगी। लेकिन ताई जी तुरंत बोली, थक गई? शादी में बहू ही सबसे ज्यादा काम करती है और तेरी बहू तो हाथ झटक कर सोफा पकड़े बैठी है। शिवानी की आंखें नम हो गई और उधर रिश्तेदारों में बातें गर्म होने लगी। क्या बहू है, हाथ तक नहीं लगाती कोई काम को। शिवानी बस चुप रही, क्योंकि वह जानती थी उसके हाथों से किया गया कोई भी काम अपशगुन बन सकता है। इसी डर से वह शादी के हर काम में 100 फीट दूर रही। बबीता जी चाहती तो थी कि बहू कुछ जिम्मेदारी संभाले, लेकिन अहंकार और संकोच के कारण कुछ कह नहीं पाती थी और शिवानी उसी संकोच का लाभ उठा रही थी। धीरे धीरे सभी तैयारियां पूरी हुई और निकिता की शादी भी हंसी खुशी निपट गई। विदाई के समय शिवानी का दिल निकिता को गले लगाने को मचल उठा, पर सास के डर ने उसे रोक दिया। सो दूर खड़े ही उसने भरी आंखों से आशीर्वाद दे दिया। बेटी विदा हो गई और घर फिर से सूना लगने लगा। शाम होते होते सभी मेहमान भी लौट गए। बबीता जी अपनी बेटी को याद करके रो रही थी। हाय रे, मेरी बेटी चली गई, मेरा घर सुना हो गया। अब मैं उसे कैसे देखूंगी। घर में सन्नाटा ही सन्नाटा था कि तभी फोन की घंटी बजी। निकिता थी। उसकी कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग मुझे घर से धक्के देकर निकाल रहे हैं। बबीता जी घबरा उठी। अरे ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है तू? अभी तो तेरी विदाई को 1 घंटा भी नहीं बीता और तू वापस आने को कह रही है। आखिर हुआ क्या है? पर निकिता फपकते हुए बिना कुछ समझाए फोन काट दिया। यह सुनते ही बबीता जी घबरा गई। उन्होंने तुरंत राघव को और दिनेश जी को आवाज लगाई। सब भागते हुए हॉल में आए। बबीता जी घबरा कर बोली, न जाने क्या हादसा हो गया है बेटी के ससुराल में। राघव ने घबरा कर कहा, चलो माँ, अभी तुरंत निकिता के ससुराल चलते हैं। जानना तो पड़ेगा कि इतनी जल्दी आखिर बात क्या बिगड़ गई कि उसे 1 घंटे में ही घर से बाहर कर दिया। बस फिर क्या था। राघव, शिवानी, दिलीप जी और बबीता जी सब के सब फौरन निकिता के ससुराल पहुंच गए। घर पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया, उसे देख सबके होश उड़ गए। निकिता के ससुर के पैर पर भारी प्लास्टर चढ़ा था, हड्डियां तक चटक चुकी थी। उधर मेहमान आपस में फुसफुसाकर निकिता को मनहूस कह रहे थे, जैसे सारी विपत्ति उसी कदमों से आई हो। तभी उसकी सास लता जी तीखे स्वर में बोली, ले जाइए समधन जी, अपनी बेटी को वापस ले जाइए। आपने खुद देख लिया ना, आते ही हमारे घर में कैसा कैसा अनर्थ मच गया। विदाई के समय बहू को लेकर हम लोग दूसरी गाड़ी से लौट रहे थे
और मेरे पति पीछे वाली कार में बैठे थे। रास्ते में उनकी कार का भयानक हादसा हो गया। हम तो दूसरी गाड़ी में थे, इसीलिए ईश्वर की कृपा से बच निकले। पर मेरे पति की जो दुर्गति हुई है ना, उसकी हालत देखना अब मेरे बस में नहीं। दिल फट जाता है उन्हें इस हाल में देखकर। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही हम किसी तरह अस्पताल का चक्कर काटते हुए घर पहुंचे, तो हमारे होश उड़ गए। पूरे मकान का ताला टूटा पड़ा था, अलमारी उधेड़ी हुई और कीमती आभूषणों से लेकर नकदी तक सब साफ हो गया, मानो चोर नहीं तूफान आया हो। हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। इतना महंगा सामान कुछ ही घंटों में गायब। लग रहा था जैसे निकिता के कदम रखते ही घर पर मुसीबतों की बारात उतर आई हो। बबीता जी बोली। जरा सोच कर बोलिए लता जी, इन सारी मुसीबतों की जिम्मेदार मेरी बेटी को कैसे ठहराया जा सकता है? मेरी मासूम बेटी को? एक्सीडेंट तो ड्राइवर की बेहूदगी और नशे में धुत हरकत की वजह से हुआ है। ऐसी हालत में वह गाड़ी नहीं संभाल पाया। इसमें निकिता का क्या अपराध? और रही बात चोरी की, जिन नौकरों पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया, जिनको अपने घर की चाबी सौंपी, वही तो निकले सबसे बड़े गद्दार। उनका दिमाग घूम गया और उन्होंने घर साफ कर दिया। इसमें भी मेरी बच्ची की क्या गलती गिनाई जा रही है? बबीता जी ने अपनी बेटी को गले से लगाया। देखिए, मेरी फूल सी नाजुक बेटी का हाल। इतना रो रो कर चेहरा सूज गया है। वह तो खुद सहमी हुई है, टूट चुकी है। ऊपर से आप लोग उस पर मानूसियत का ठप्पा लगा रहे हैं। यह नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? अब बबीता जी के चेहरे पर बेटी के लिए घबराहट और व्याकुलता साफ झलकने लगी। तभी दिनेश जी गहरी सांस लेकर बोले, अरे घबराओ मत बबीता, अगर हालात इतने बिगड़ गए हैं तो हम निकिता का दूसरा रिश्ता करवा देंगे। अच्छे लड़कों की कतार लगी है, कोई कमी नहीं है। दिनेश जी के सब सुनते ही बबीता जी का संयम मानो चकनाचूर हो गया। वह चीख कर बोली, बस कीजिए अपनी यह बेहुदा बातें। मेरी बेटी पर उंगली उठाने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। उसके ससुर का पैर फ्रैक्चर हो गया तो इसमें निकिता का क्या अपराध? मेरी बेटी का नाम कोई भी बदनाम नहीं कर सकता। जमीन आसमान एक कर दूंगी। शिवानी के भीतर संतोष की लहर उठी। ननन के दुख से उसे हमदर्दी थी, पर मन के किसी कोने में ऐसा लग रहा था जैसे आज किस्मत ने उसके पक्ष में न्याय कर दिया हो। जिस मनहूस और अशुभ कदम के ठप्पे से सास रोज उसे झुलसाती थी, आज वही आरोप उनकी अपनी बेटी पर लौट आया था। अब बबीता जी को महसूस हो रहा था कि कैसी चुभन होती है जब बिना गलती किसी पर अपशकुन का कलंक थोप दिया जाए। वाह समदन जी, कमाल करती हैं आप। जब बात आपकी बेटी की आई तो अचानक सब दोस्त ड्राइवर और नौकरों पर सरका दिया। ड्राइवर नशे में था, उसकी वजह से हादसा हुआ। पर जब आपकी बहू की बात आई थी, तब आपने पल भर की देर नहीं लगाई उसे मनहूस, अपशकुनी और न जाने क्या क्या कह देने में। आपकी तबीयत शादी की बोझ, थकान और तनाव से बिगड़ी थी, पर इल्जाम सीधा शिवानी बहू के सिर पर डाल दिया। बेटी की लापरवाही से उसे नौकरी नहीं मिली, पर इल्जाम आपने बहू पर लगाया। और आज आप खुद देख रही हैं, आपकी लाडली बेटी को तो ससुराल में कदम रखे 7-8 घंटे भी नहीं हुए और वहां तो भूकंप जैसे कांड हो गए। तो नियम के हिसाब से वह भी मनहूस कहलाएगी, क्योंकि उसके आते ही एक्सीडेंट, अस्पताल, फिर घर में चोरी, सब एक साथ हो गया। तो बताइए समदन जी, अब आपकी बेटी किस श्रेणी में आएगी, शुभ या शुभ? सारा कमरे के लोग एकाएक स्तब्ध हो गए। एक एक शब्द बबीता जी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उनकी आंखों में पछतावे की नमी तैर गई। उसी क्षण उन्हें पहली बार बहू शिवानी के दर्द, उसके अपमान और उस पर लगाए गए हर अन्यायपूर्ण आरोप का हकीकती एहसास हुआ। लेकिन तभी लता जी ने ठंडी आवाज में कहा, ले जाइए अपनी बेटी को। निकिता सुबकती जा रही थी और बबीता जी का दिल बेटी और बहू
दोनों के लिए एक साथ काँप उठा। बबीता जी की भी आंखें भर आई। धीरे धीरे वह शिवानी के पास आई और कांपती आवाज में हाथ जोड़कर बोली, बहू मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे न जाने कितनी बार मनहूस कहा, अशुभ कहा, लेकिन आज समझ आया कि गलती तेरी नहीं, मेरी सोच की थी। फिर समधन लता जी की तरफ मुड़कर बोली, समधन जी, मेरी बेटी को भी क्षमा कर दीजिए। वो ससुर जी की सेवा में तन मन से लगी रहेगी, बस उसे एक मौका दे दीजिए। लता जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे मैं कब अपनी बहू से नाराज थी। हमारे घर की बहू तो लक्ष्मी है। आज चोरी हुई है तो क्या, कल जरूर समृद्धि आएगी। हम तो इन अपशगुन अपशकुनी वाली बातों पर विश्वास ही नहीं करते। हाँ, यह सच है, यह पूरा नाटक आपकी बेटी निकिता ने मुझसे करवाया था, क्योंकि वह अपनी भाभी का वर्षों से सहा गया दुख देखती आई है, और आज जब वह वही दर्द उसके अपने सिर पर पड़ा, तभी उसे एहसास हुआ। निकिता ने अपनी बनावटी आंसू पोंछते हुए स्वीकार किया, हाँ मम्मी, आपने भाभी को बहुत रुलाया है, बहुत चोट दी है। आज वही दर्द जब मेरे हिस्से आया, तभी महसूस हुआ कि भाभी ने क्या क्या सहा होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी तरह मेरी सास अंधविश्वासों की गुलाम नहीं थी। उन्होंने मुझे देखते ही सीने से लगा लिया और दृढ़ स्वर में कहा, खुद को अशुभ अपशकुनी समझने की भूल कभी मत करना बहू। तुम मेरे लिए बहू नहीं, मेरी अपनी बेटी हो। सास की दिल छू लेने वाली बातों ने बबीता जी के मन की आग पर जैसे ठंडी बूंदें टपका दी हो। शिवानी ने निकिता को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू दी, मुझे आपके वजह से इतना मान सम्मान मिला है। सब थोड़ी देर में राजी खुशी घर लौट आए और निकिता अगले दिन अपने हनीमून पर चली गई। बबीता जी को पहली बार एहसास हुआ, अगर यही जुल्म उनकी बेटी पर ढाया जाता तो वह किस दरवाजे पर सिर पटकती, कहाँ ले जाती उसे, किसके कंधे पर रोती। बेटी तो मायके के आंगन में पनाह पा लेती, लेकिन बहू जिसने अपना मायका अपना संसार मिटाकर इस घर को ही अपना सब कुछ मान लिया, वह कहाँ जाती, किससे लिपट कर रोती। इन्हीं विचारों की आंधी में डूबी बबीता जी लगभग भागती हुई शिवानी के कमरे में पहुंची। शिवानी अपने बैग में कपड़े रख रही थी। बबीता जी का गला भर आया। उन्होंने धीरे से भर्राई हुई आवाज में कहा, बहू, आज लता जी ने मुझे आईना दिखा दिया। कड़वा लेकिन सच। मेरी बेटी की सास ने एक शब्द नहीं कहा, पर अगर उनके दिल में भी वही संकीर्ण सोच होती जो मेरे भीतर सालों से सड़ी पड़ी थी, तो आज मेरी बेटी भी वही जिल्लत झेल रही होती जो मैंने तुम्हें दी। आज पहली बार समझ आया कि मेरा व्यवहार कितना गलत था। देर से ही सही, मैं पूरे मन से तुम्हें अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी मानती हूँ। मुझे माफ कर देना और कृपया यह घर छोड़कर मत जाना। माँ का अचानक बदला हुआ रूप देख राघव के होठों पर हल्की मुस्कान खिल गई। दरवाजे पर खड़े दिनेश जी भी पत्नी के इस परिवर्तन से गर्व भरी मुस्कान दबा नहीं पाए, और शिवानी ने भी जाने का विचार छोड़ दिया और सास की ओर हल्की मुस्कान से देखा। देर से ही सही, उसे पहली बार जीवन में एक ऐसा परिवार मिला था जिसके लिए वह बचपन से तरसती रही थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।